अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है साजिद तार साहब ने, बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया, थैंक यू। सर सबसे पहले तो अफ़गानिस्तान की तरफ से बहुत टेंशन है। आज भी अभी थोड़ी देर पहले जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, चमन बॉर्डर पे फायरिंग हुई है, 2-1 लोगों की जानें भी गई हैं। अफ़गानिस्तान के लोग जो यहाँ पे इलीगल रह रहे हैं, उनको कहा गया है कि वो छोड़कर चले जाएँ और 40 साल से रह रहे हैं, अब एकदम से कैसे निकालेंगे कुछ समझ नहीं आ रही। लेकिन टेंशन बढ़ गई है क्योंकि अफ़गानिस्तान की तरफ से भी स्टेटमेंट आ चुका है और उन्होंने पाकिस्तान को थोड़ा सब्र करने के लिए और थोड़ा आहिस्ता चलने की एडवाइस की है। किस तरह देख रहे हैं सर आप इस सिचुएशन को? आरज़ू इसकी देखें, 1 नवंबर का टाइम दिया गया है कि नवंबर से पहले आप चले जाएं। और आज अगर बीबीसी के आप जाएं वेबसाइट के ऊपर, उन्होंने तस्वीरें भी लगाई हैं कि लोग वापस जा भी रहे हैं। और दूसरा, कल मैंने अफगानिस्तान की आर्यान न्यूज है उस पर जाके मैंने देखा, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने 800 अफगान महाजरीन को अरेस्ट कर लिया है। और दूसरा जो अगले दिन लेकिन इसमें देखना ये चाहिए, हमारी एजेंसियों की भी रिसेंट रिपोर्टें हैं, हमारी रिसेंट इसके ऊपर लोगों ने आर्टिकल भी लिखे हैं। यहाँ पे इस वक्त अगर देखा जाए, जो भी सुइसाइड बॉम्बिंग होती है, या तो वो बंदा ही खुद अफगानी होता है, या अफगानिस्तान से बैठ के यहाँ किसी लोकल अफगानी के साथ वो कोलैबोरेट करके, एसोसिएट करके उसको धमाके को अरेंज किया जाता है। या तो फिर ये अगर अफगान तालिबान को अगर ये कहते हैं स्लो करें, तो अपना होमवर्क भी तो करें ना, फिर रोके इन चीजों को, रोकते भी नहीं है। अब पाकिस्तान में देखिए, मैं इस हक में हूं कि इन अफगानी महाजरीन को वापस जाना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं, और बाय फोर्स इनको भेजना चाहिए। उसकी वजह यह है कि इनके अपने हालात तालिबान के अब हमेशा वो जो कहते हैं कि जी, बल्कि तालिबान ने तो ट्रैवल एडवाइजरी अपने अफगान सिटीजन को कही थी कि पाकिस्तान ना जाए, वहां पे हालात खराब है, तो इनको वापस एक्सेप्ट करें, इनको जाना चाहिए, बाय फोर्स निकालना चाहिए। बल्कि कुछ कल हमारे जो लिबरल लोग हैं पाकिस्तान के, उन्होंने कहा है नहीं जी, ये मुहाजिरीन को इस तरह नहीं, अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन लॉज। लेकिन यूनाइटेड नेशन लॉ ये भी तो अलाउ नहीं करते ना कि आप बॉम्बिंग करें यहाँ पे। जब आप खतरा हो आपको जान का, स्टेट ने अपने आप को भी तो बचाना है। लेकिन मैं इस हक में हूं कि इनको वापस जाना चाहिए। और दूसरा, देखिए, ये इस वक्त जो कानून है वो ये है कि किसी भी अफगानी ने जब आना होता है, वो अपने अफगान गवर्नमेंट की तरफ से एक एप्लीकेशन देता है, फिर वो डॉक्यूमेंट, उसको तज़किरा कहा जाता है, वो उस पे वो पाकिस्तान में आता है। अब इन्होंने वो कहा है कि हम वो तज़किरा नहीं उसको ऑनर करेंगे, आप वीजा लेकर आए, हम वीजे को ऑनर करेंगे। तो दूसरा, मेरे ख्याल में ये लेजिट है, दुनिया हर मुल्क में इस तरह होता है। और देखा पाकिस्तान के लिए अगर देखा जाए तो यही एक प्रॉब्लम था कि नेशनल इंटरेस्ट पे पहले माजी में फैसले नहीं होते थे। अब अगर नेशनल इंटरेस्ट पे उन्होंने कहा कि इनको ये निकलें यहाँ से जाएं, तो निकालना चाहिए। मैं तो खुश हूं इस बात पे कि लॉ एंड ऑर्डर पे तवज्जो दी जा रही है। ना सिर्फ हमारे जो फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर उन्होंने कहा है, बल्कि बलूचिस्तान के जो चीफ मिनिस्टर हैं और जो बलूचिस्तान के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी कहा है कि ये जो गैर मुल्की हैं, इनको वापस जाना चाहिए। ये तकरीबन 2.5 मिलियन के करीब लोग हैं ऐसे जो इस वक्त जो, और सिर्फ अफगानी नहीं है, उसमें अरब ममालिक के भी हैं। मैं यहाँ ये भी बताना चाहूंगा, कई मुजाहिदीन जो इकट्ठे हुए थे यहाँ पे अफगान वार में, उन्होंने आके लोकल शादियां करके, अब तो उनके 3-3, 4-4 बच्चे भी हैं, जिस तरह आपने खुद फरमाया कि 40-40 साल से यहाँ पे वो हैं। लेकिन ये कि वो या तो फिर वो कोशिश करते कि पाकिस्तान की हेल्दी सोसाइटी का हिस्सा बनते। लेकिन अगर आपने तखरीबकारी में इन्वॉल्व होना है, अगर आपने डाकों में इन्वॉल्व होना है, आपने रेप करने हैं, चोरियां डाके करने हैं, तो फिर आपके रहने का कोई जवाज नहीं। तो मैं तो इस हक में हूं कि इनको वापस जाना चाहिए। मैं तो बड़ा खुश हूं कि पाकिस्तान में अब पाकिस्तान के इंटरेस्ट के लिए फैसले हो रहे हैं, चाहे वो डॉलर के ऊपर छापे हों, चाहे वो स्मगलिंग के ऊपर उन्होंने कहा हो कि कोर्ट मार्शल किया जाए, चाहे उन्होंने डॉलर को जो कंट्रोल करने की कोशिश कर। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में वो टाइम आ चुका है कि मेरे ख्याल में जो है वो वी आर मूविंग टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। हमारे आर्मी, लेकिन इसके पीछे है आर्मी चीफ साहब, दूसरा तो सलाहियत नहीं रखते, ना वो इस काबिल हैं कि कोई भी और दूसरा इंस्टीट्यूशन जो है इसको बेहतर कर सके। दूसरा, आजकल मुसलसल जो ऑन कैमरा जो चल रही है सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग, जिसमें फैजाबाद केस के हवाले से है और दूसरे केसेस सुप्रीम कोर्ट के हैं, वो भी एक हौसला अफजा चीज है मेरे ख्याल में। लेकिन मेरे ख्याल में स्पीड थोड़ी स्लो है, स्पीड ज़्यादा तेज होनी चाहिए, क्रैकडाउन ज्यादा तेजी से होना चाहिए, क्योंकि यह साबित हो चुका है कि पाकिस्तानी हम लोग सिर्फ
खौफ और डर और डंडे के नीचे काम करते हैं, वरना हम नहीं करते। अब उसका डंडा किसके पास है? वो सिर्फ फौज के पास है। डंडे के नीचे रहेंगे तो काम करेंगे, वरना नहीं करेंगे। सियासत में अब छोटी सी मिसाल देना चाहूंगा। लोग अक्सर कहते हैं, मुझे मेरे ऊपर गिला करते हैं कि तुम बहसीते एक लॉ के स्टूडेंट, पॉलिटिकल साइंस के हवाले से तुम किस तरह कहते हो कि फौज इसका करे। अब मैं उसकी छोटी सी मिसाल देना चाहूंगा। पाकिस्तान के अंदर अगर शुगर मिल्स के एक सर्वे किया जाए तो हर शुगर मिल का जो माफिया है सारे का सारा असेंबली के अंदर बैठे, सारा का, और सारा का सारा जो है करप्शन में इन्वॉल्व है, सारे का सारा स्मगलिंग में इन्वॉल्व है। तो अब वो उनसे क्या तो की जा सकती है कि पाकिस्तान की बेहतरी के बारे में बात करें। हर जो हमारा पाकिस्तान का हर माफिया है वो तो बड़ा ऑर्गेनाइज है और उनकी जड़ें, बल्कि मैं आपको हमेशा कहता हूं उनकी तो रिश्तेदारियां ब्यूरोक्रेसी के साथ, उनके तो हर जगह पे एस्टैब्लिशमेंट। ये तो कोई वही इंसान इसका फैसला कर सकता है जो इन सब चीजों से मुबर्रा हो। लेकिन सर ये कैसे मैनेज करेंगे? ये तो बड़ा मुश्किल काम है कि जो इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं उनको निकालना। वैसे तो खैर ये चाहे ये भी बताया गया है कि जो अभी तक 24-25 अटैक्स किए गए पाकिस्तान में पिछले दिनों में, उनमें से जो 14 अटैक्स हैं वो तो किए ही है इन लोगों ने जो जिनका ताल्लुक अफगानिस्तान से, ये भी रिपोर्ट सामने आई है। लेकिन इनको निकालना इतना आसान तो नहीं हो पाएगा। जाहिर है अफगानिस्तान जो है वो भी, जो गवर्नमेंट है वो भी नहीं एक्सेप्ट करेगी, यहाँ से भी लोग नहीं निकलेंगे। इनके साथ जगह जगह इस्लामाबाद जहाँ मैं बैठी हूँ कारोबार फैले हुए अफगानिस्तान के लोगों के, तो इनको निकाल के फेंकना कैसे पॉसिबल होगा? ड्रग्स ये लोग सप्लाई करते हैं, हथियार की स्मगलिंग इनकी होती है, लेकिन उसके अलावा भी अगर आप इस्लामाबाद का चक्कर लगाएं, आधे से ज्यादा इस्लामाबाद में इनकी शॉप्स हैं और इनके बिजनेसेस हैं। ये कैसे निकल पाएंगे? देखिए आरजू, फिर देखें जिस तरह फिर अपनी सर्वाइवल के लिए तो करना पड़ता है। देखें यहाँ पे जिस तरह, ये तो एक सर्टिफाइड बात है कि पाकिस्तान के अंदर जो टेररिज्म है उसमें ज्यादातर शवाहिद जो है इन्हीं की तरफ मिलते हैं। तो अगर स्टेट में सर्वाइव करना है तो ये तो कड़वा घूट करना पड़ेगा। ये तो आयरन हैंड जो, ये तो इन अफगानियों को सोचना चाहिए था ना, जो यहाँ आके फिर सपोर्ट करते हैं। देखे ना, मैं ये समझता हूँ हो सकता है बड़े थोड़े एलिमेंट्स ऐसे हों जो दहशतगर्दी में इन्वॉल्व हों, लेकिन एज ए कम्युनिटी अफगानियों को चाहिए था कि उनको वीड आउट करते, रोकते, लेकिन नफरतें भी करते हैं। अब मैं आपको गारंटी कर देता हूं, अभी आप ब्लू एरिया में चले जाएं, किसी अफगानी साहब के ऊपर पूछें, उनकी फीलिंग, यहां बैठ के कमा रहे होंगे लेकिन फीलिंग्स पाकिस्तान के साथ नहीं होंगी। मैंने आपको जिस तरह अलग अर्ज की थी कि उन्होंने अपनी नफरतों का इजहार तो दुबई में कर दिया था, स्टेडियम में कुर्सियां उठा उठा के आपके सरों में मार रहे थे। तो या तो फिर जहां या तो उनको ये भी करना चाहिए कि जहां से खाएं उसी थाली में छेद ना करें, फिर या तो ये भी करें। लेकिन अगर ना शुक्रगुजार हैं, तकरीबकारी भी करते हैं, नफरत भी पाकिस्तान से करते हैं, क्राइम में भी इन्वॉल्व हैं, तो फिर किस तरह स्टेट बर्दाश्त करेगी? इसके बगैर हल को और बता दें, कोई मेरे ख्याल में दूसरा हल ही कोई नहीं, कोई हल नहीं इसका। और सर ये तो केपी के साइड पे ये भी कहते हैं ना कि ये जमीन हमारी है, इस किस्म की बातें भी तो अफगानिस्तान की तरफ से होती हैं। हाँ, वो तो फिर आज का नहीं, वो ड्रिवन लाइन जो है वो तो फिर वो तो 1947 से भी पहले का है, तो ब्रिटिश दौर की बात है। उनका बस चले तो वो तो आप इसकी बात करते हैं, वो तो पूरे पाकिस्तान को कब्जा कर ले उनका बस चले तो। वो जिस तरह की बातें उधर करते हैं मजाका खेज किस्म की, ये तो फिर आपकी स्टेट और फौज को डिसीजन लेना होगा ना कि अगर वो विल सर्वाइव, अपने बच्चे बचाने हैं या फिर उनके साथ अपने रिलेशनशिप रखने हैं, स्मगलिंग वाले और दहशतगर्दी वाले रिलेशनशिप रखने हैं, तो फिर उनका चॉइस अपना है। लेकिन मेरे ख्याल में they have to leave, they have to go back to Afghanistan। और जिस तरह उनकी कहते हैं ये इकानमी भी ठीक है, तो अपनी इकानमी का हिस्सा बने, जाके उनकी तरक्की का बायस बने, हमारी जान छोड़ें। या तो अगर यहाँ रहना है तो फिर सब्र से रहें। सब्र से मुराद ये है यहाँ की तरक्की का हिस्सा बने और यहाँ गालियां ना निकालें, फिर पाकिस्तान को यहाँ पे बम ना मारें। फिर या तो ये करें, वो कर नहीं सर जो इलीगल है सर उनको कहा गया निकल जाने का, जिनके पास किसी किस्म का रेफ्यूजी कार्ड नहीं है या परमिशन नहीं है। लेकिन आरज़ू अभी भी लाश में है। उसकी वजह यह है कि आपने पैसे ले लेकर उनको पासपोर्ट दिए, रिश्वतें ले, और अभी भी ये होगा, उसका रिश्वत का रेट डबल हो चुका होगा। मैं ये बता रहा हूँ। ये आपका क्या ख्याल है कि ये जो अभी 1 नवंबर का हुआ है, इससे फायदा किसका हुआ होगा? 2-4 लोग मैं बता देता हूँ। पुलिस पैसे ज्यादा मांगेगी उनसे, रेट बढ़ गया उनका। शिनाख्ती कार्ड उनका बनाना होगा, आधार कार्ड तो पैसे ज्यादा मांगेंगे उनका पासपोर्ट बनाना, उसका रेट डबल हो जाएगा। ये तो फिर एक सिस्टम का हिस्सा है ना। मैंने आपको जिस तरह पहले कई दफा अर्ज करता हूं, मैं ये कंक्लूड कर चुका हूं कि आप एक गरीब मुल्क नहीं है, आप एक करप्ट मुल्क है। तो सर इसमें उन लोगों का क्या रोल है जिन्होंने इनको यहाँ बसाया था, जो इनको लाए थे और जो अफगान रेफ्यूजीज के नाम पर सर फंड खाते रहे अमेरिका से? देखें, वो तो जो इनको लाए थे और अभी तक खा रहे हैं, अभी तक खा रहे हैं। आरजू जो इनको लेकर आए थे वो तो बिलियनर बन के अमेरिका और इंग्लैंड जा चुके हैं। ये तो डॉलर का सौदा था भाई।
जिन्होंने पाकिस्तान बेचा था उनकी तो नस्लें बन चुकी हैं, वो तो बिलियनर हो चुके थे। जब मैं आपको बता रहा हूं कि कंटेनर्स में डॉलर जाते थे, आप थोड़े से पैसे उठा के उनको वॉरलॉर्ड्स को देते थे, दूसरे तो आपके फॉरेन लॉयड एंड लॉयड बैंक में इंग्लैंड आ जाते थे। आपने 300 प्रॉपर्टियां लंदन में कैसे बनाई? वो रुपयों से तो नहीं आई ना, उन्हीं रुपयों डॉलरों से आई। आपने बड़ी खूबसूरती से पाकिस्तान बेचा है, मैं इसमें आफरीन है आप पे, आप बहुत एक्सपर्ट लोग हैं। मैं हमेशा ये कहता हूं कि आपने ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड से सिर्फ फ्रॉड सीखा है, उसमें पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं सीखा। आपको चलाने वाले सारे हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड के ग्रेजुएट हैं, इंक्लूडिंग एस्टेब्लिशमेंट, इंक्लूडिंग ब्यूरोक्रेसी, इंक्लूडिंग आपके सियासतदान, क्योंकि उसकी वजह ये है, मैं सब ये ब्रिटिश एजेंट है। अब वो मैं बताता हूँ किस तरह ब्रिटिश एजेंट, जो ब्रिटिश एजेंट जमीनें देकर गए थे उनके बच्चे भी ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड पढ़ते हैं। ब्यूरोक्रेट 19 ग्रेड में आता है, उसको भी हार्वर्ड और भेजा जाता है ऑक्सफोर्ड में। फिर उसके बाद जो हमारा फौजी जर्नैल आगे प्रमोट होता है, ब्रिगेडियर से ऊपर जाता है, वो भी वार कॉलेज में आता है, वो भी इधर का। ये तीनों के तीनों ब्रिटिश एजेंट हैं। तो जो बेचे पाकिस्तान को बेचने वाले तो सारे ब्रिटिश एजेंट हैं भाई। आप पाकिस्तान तो बने ही नहीं, पाकिस्तान तो आपने बनाया ही नहीं, आज तक नहीं बनाया आपने पाकिस्तान। 1947 में कागजों में आपने आपके अबाव अजदाद को उन्होंने धोखा दिया। आरजू में आप विक्टिम, आपको चाहिए केस करें, आपको केस करना चाहिए ब्रिटिश गवर्नमेंट पर और पाकिस्तान गवर्नमेंट पर केस करना चाहिए कि भाई मेरे दादा जान को जलील करके आप यहां बुलाए, आपको आए इस्लाम दें आप, और यहां इस्लाम दे। आप मुझे बताएं इस्लाम है पाकिस्तान में? इस्लामाबाद में इस्लाम सर हर एक का अपना इस्लाम है, हर एक अपना अपना इस्लाम लेके घूम रहा है और दूसरे को मार देने की बात करता है कि ये कहते हैं कि ये बाहर है इस्लाम से। आपने काश आज भी आप पाकिस्तान की बुनियाद रख लें, मैं तो समझता हूँ फिर भी बहुत बड़ी बात है। आज भी शुरू कर दें, फिर भी लेट नहीं है आप, लेकिन आपके इरादे मुझे नहीं लग रहे, क्योंकि अभी तक आपकी किस्मतों के फैसले लंदन और दुबई में होते हैं। कभी आपने देखा है कि कौन सा ऐसा मुल्क है दुनिया में, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ और बल्कि आपके सुनने वालों से भी ये क्वेश्चन करना चाहूंगा, आपका कौन सा ऐसा कंट्री है जिसकी किस्मत के फैसले, किसकी कैबिनेट की मीटिंग दुबई में हो, जिसकी कैबिनेट की मीटिंग लंदन में हो? कौन सा ऐसा मुल्क है मुझे बताएं? कोई ऐसा मुल्क नहीं। करप्ट से करप्ट तीन मुल्क जो होगा उसके भी कैबिनेट की मीटिंग्स जो है उसके अंदर होती है। हमारे आज भी फ्लाई करके किसी ने आना है, इस पर कभी लिस्टें बन रही हैं मुल्क से बाहर कि मिनिस्ट्रियां किस किस को देनी, क्या क्या करना है, फैसले क्या। अफसोस। लेकिन सर फैसले तो सब एजेंसीज और आर्मी ही करती है, ये पॉलिटिशियन तो किसी काम के नहीं है, ये बेचारे तो सिर्फ डिक्टेशन लेते हैं और बात करते हैं। लेकिन ये जो बात आर्मी चीफ कर रहे हैं कि जो स्मगलिंग में इन्वॉल्व हैं आर्मी के लोग भी अगर हैं तो कोर्ट मार्शल होगा, क्या ये अपने लोगों को सजा दे पाएंगे? पहले तो कभी नहीं दी इन्होंने, मुशर्रफ तक को इन्होंने बाहर भगा दिया था एनआरओ देके, और अब ये बात कर रहे हैं क्या इतनी पावर है कि ये अपने ही लोगों को सजा दे पाए? मेरा देखें, अगर ना इरादा होता तो फिर कहने की क्या जरूरत थी? अगर कहा है तो कोई ना कोई इनका प्लान तो होगा। मेरे ख्याल में तो अब देंगे, करेंगे। मेरे ख्याल में इस वक्त सैयद आसम मुनीर इज सीरियस, मेरे ख्याल में, जो मेरी अपनी ओपिनियन है। अगर ये ना करना होता तो फिर ये स्टेटमेंट देने का भी तो जरूरत नहीं थी ना। अगर कोई इनका प्लान है तो तभी ये सारा कुछ हो रहा है मेरे ख्याल में। मेरी काफी उम्मीदें इनसे है। अगर कोई और होता तो फिर मुझे ऐसा नहीं था। बाजवा साहब थे, मैं जाती तौर पर बताऊं आरजू, मेरी उम्मीदें रहील शरीफ से भी थी, बल्कि मैं वाशिंगटन डीसी में मेरी मीटिंग हुई थी उनसे, मैं एक्सपेक्ट करता रहा था बाजवा साहब से भी कुछ करेंगे, होगा सर, नहीं कर सके। लेकिन दे वर बोथ डिफरेंट देन सैयद आसम मुनीर इज डिफरेंट देन देम। सर ऐसा तो नहीं है कि सर इमरान खान की वजह से, क्योंकि बहुत ज्यादा नाम खराब हो गया है फौज का, खैर पहले भी था लेकिन और ज्यादा खराब हो गया, खुल्लम खुल्ला लोग बात करने लगे, बुरा भला कहने लगे, कहीं उससे बचने के लिए तो नहीं इस किस्म की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि शायद लोगों का गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाए? मैंने कल मैं गई हूँ वहां वाघा बॉर्डर पे, भारत की साइड पे सीट्स भरी हुई थी, बेतहाशा लोग थे, हमारी तरफ बहुत कम लोग थे। और बताया ये गया, कई लोगों से जो बात हुई उन्होंने कहा जी 9 मई के बाद से लोगों ने आना बहुत कम कर दिया, क्योंकि लोगों की नजर में अब फौज की वो इज्जत नहीं रही कि आकर इनके ये वाले सब जो कर रहे होते हैं परेड वगैरह वो देखें। इस वजह से हमारी सीट्स खाली थी। नहीं, मेरे ख्याल में फौज के साथ इसका क्या होना है, लोग महंगाई में इतने बेचारे मजबूर हो चुके हैं। आप उसको छोड़े, नवाज शरीफ साहब एयरपोर्ट पे जलसा करने का अपना पूरा जोर लगा रहे हैं, वहां क्यों नहीं लोग आ रहे? लोग महंगाई से बेजार हैं, लोग बेजार हो चुके हैं, सियासी सेटअप से बेजार हैं, लोग अपने हालात से मजबूर हो चुके हैं। ये डिप्रेशन की इलामत है। आप कह रही हैं कि वहां पे फौज का होना है। अच्छा, मैं एक और बात पूछता हूं,
इस वक्त अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस लोगों के पास फौज के अलावा चॉइस क्या है? इस सारे सिस्टम को कौन ठीक कर सकता है? मैं खुद सुनना चाहता हूं, कौन ठीक कर सकता है? कोई है इस वक्त आपका सिविलियन अदारा जो इसको ठीक कर सकता हूं? बता दें। मैं खुद स्टडी करना चाहता हूं उस इंस्टीट्यूशन। सर 10 साल ये दें तो सही ना। सिविलियन जो गवर्नमेंट आती है उसको फौज साइड पर, और फौज बार बार बीच में छलांग मार देती है कि जी आप लोगों से नहीं हो रहा, हम करते हैं, और फिर खुद खा पी के निकल जाते हैं सबके सब। ये भी तो एक प्रॉब्लम है ना। इनको गिरने दें, संभलने दें, सिविलियंस को खुद ही करने दें ये काम। इस ये बात बाकी आपका पॉइंट वैलिड है, लेकिन सिस्टम या तो फिर सिस्टम इंडिपेंडेंट अपने पांव पे खड़ा होने की सलाहियत रखता हो, या तो ये सर्वाइव, या तो कोई देखिए। अच्छा, एक और बात बताता हूं। आप कहते हैं कि सिविलियन सिस्टम, आपके 3 इस वक्त सिविलियन सिस्टम जिनकी आप बात कर रहे हैं, 3 पार्टी, तीनों की तीनों एस्टेब्लिशमेंट के वतन से पैदा हुई, तीनों तो इन्होंने बनाई। तो या तो बताए ना कोई आपको, या तो चौथी पार्टी आए, और फिर उनको लेकर कौन आए। और मैं जिस तरह एक और बात बताता हूं आपको आरजू, जो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन ये है। आपका मैं एक सवाल है, जिस तरह आपने बात की है कि 10 साल दिए जाएं, आपका क्या ख्याल है? आपके 10 साल जो उस्मान बुज़दार साहब थे, अगर 10 साल चीफ मिनिस्टर रहते पंजाब के, तो पंजाब ने बचना था। सर वो तो यही लोग लाए थे ना, इस वजह से। एक बार सही से इलेक्शन जैसे भारत में होता है कि जी वोटर जो है वो गवर्नमेंट लाता है, उस तरह से अगर लाने दें, ये फौज को इलेक्शन में खड़ा करने के बजाय जो है वो फौज को हटाएं इलेक्शन में तभी सर कुछ होगा। बॉक्सेस उठा के ले जाते हैं, मैं क्या बोलूं। और आपको पता ही है क्या कुछ करते हैं, और उसके बाद कहते हैं जी फलाना आ गया, बस बन गई गवर्नमेंट। नहीं, वो तो मैं वैसे एग्री करता हूं, लेकिन इन चीजों पे, लेकिन इस वक्त जो आपके करंट सर्कमस्टांसेस में आपके पास कोई लेवरेज ही मौजूद नहीं है, ना आपके पास पैसा है, ना विल है। इस सर्कमस्टांसेस में आगे किस तरह मैं इसका हल बताता था, हमेशा करता था, वो ये कहता था कि टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट हो, और ऐसा टेक्नोक्रेट सेटअप हो जो वाकई टेक्निकल लोग और उनके किरदार साफ, और उनको 1-2 साल दिया जाए ताकि अपने पांव पे खड़े हो जाए, और फिर इस सिस्टम को लाया जाए। लेकिन अब वो जिस तरह के टेक्नोक्रेट लाए गए हैं, कैटेगरी बी के टेक्नोक्रेट लाए गए हैं, पहले ग्रेड के तो है ही नहीं है। इनके तो पड़ोसियों को भी नहीं पता था ये कौन है, ये किस तरह आ गए। ये तो किसी घड़े में से इनका नाम निकला है, पर्ची से वो निकला है। लेकिन ये कि अब देखें आने वाले दिनों में। लेकिन आरजू में बात करना चाह रहा था, जो आप वाघा बॉर्डर पे गई हैं, आप बात कर रही थी वहां पर, मैं बल्कि उस हवाले से बात करना चाहूंगा। मैं मिड-80s में गया था वाघा बॉर्डर पे। ये उस वक्त इतना पुराना नहीं था, ये जो वहां पर ड्रामा किया जाता है। और मैं आई केम एज अ हार्ट ब्रोकन पर्सन, क्योंकि मैंने वहां क्या देखा था, किस चीज का मुजाहरा देखा कि किसकी टांग ऊंची ज्यादा जाती है, इसका मुजाहरा। फिर एक दूसरे के खिलाफ नफरतों के गाने, उसमें से क्या निकल रहा है? वहां पे जो एक रोजाना शाम को ड्रामा किया जाता है, वहां नफरत से अलावा क्या प्रमोट की जा रही है? और मैं इस हक में नहीं हूं कि नफरत को प्रमोट किया जाए। मैं इस हक में, मैंने मिड-80s में देख कर आया था। मैं इसके खिलाफ था कि ये नहीं होना चाहिए, इसको बंद करना चाहिए। बल्कि इनको चाहिए कि रोजाना बॉर्डर पर अगर गए, अगर क्या ही अच्छा हो। मैं उस वक्त भी, मैंने दोस्तों में पंजाब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, मैं कहता था क्या ही अच्छा है, दोनों तरफ से लोग खाने बनाकर लेकर आए, मिठाइयां बनाकर लेकर आए, और एक दूसरे के साथ बैठ के शेयर करें बॉर्डर, और एक दूसरे के साथ जो 1947 के दुख दर्द है वो एक दूसरे के साथ शेयर करें, बॉर्डर के दोनों साइडों पे बैठ के। वो बताएं कि हमारे साथ क्या हुआ था, वो बताएं हमारे साथ क्या हुआ था, हम आगे कहां जा रहे हैं वो भी बताएं, हम भी बताएं। ये मैं मिड-80s में बात करता था। लेकिन वहां पे नफरतें आज भी वही ड्रामा, डेली बेस पे जाके एक दूसरे के खिलाफ नफरत के गाने। अच्छा, हमारे वाले तो इतनी लंबी टांग लेके गए कि अपने ही सर पे मार ली 2 बार, और फिर टोपी सेट कर। मैं गलत बात है, मुक्के दिखा रहे हैं एक दूसरे को। किस चीज की बात कर रहे हो यार? तुम्हारा मुक्का स्ट्रांग है या मेरा मुक्का स्ट्रांग है? ये कोई 21st सेंचुरी में मुक्कों वाली बात है यार। मैं तो डिप्रेस होके वहां से आया था ना मिड-80s में। पंजाब यूनिवर्सिटी में हम 4-5 दोस्त गए थे, स्टूडेंट थे, हम सारे डिप्रेस थे। मैं कहा क्या ड्रामा है यार, नफरतें कर रहे हैं। बल्कि मैं हरमंदर साहब गया हूँ, जब गोल्डन टेम्पल हरमंदर साहब जाता हूँ, जब भी वहां पे शाम के वक्त जब इनका परेड का टाइम होता है, वो नारे लगा रहे, वो बसों वाले, वैगनों वाले, रिक्शों वाले कह रहे होते हैं आए बॉर्डर, आए बॉर्डर। और जब मैं 2-3 दफा जब भी सुना, तकलीफ हुई है। मैं बल्कि जब भी वाघा बॉर्डर गया हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगा वहां पे। मैं अच्छी फीलिंग्स लेकर नहीं आया बॉर्डर से। उसकी वजह ये है कि
मैं बिलीव करता हूँ प्यार मोहब्बत में और हारमनी में, दैट्स व्हाट आई बिलीव। मैं समझता हूँ कि ये जो नफरत और एक दूसरे के साथ गुस्सा है, ये दे आर 21वीं सदी में नहीं होना चाहिए ऐसे, इसका मुजाहरा इस बिल्कुल तरह। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही सर। इवन मेरा भी दिल चाह रहा था कि काश मेरे कुछ फ्रेंड्स वहां पर होते और ये कुछ मिनट के लिए ही सही, लेकिन हम मिल पाते। और वो जो एक मूवी थी ना संजय दत्त की, मुन्ना भाई एमबीबीएस, वो जादू की झप्पी वाली वो मेरा बड़ा दिल कर रहा था। नहीं, मैं तो मैं तो जा बड़ी इमोशनल हो गई थी सर, मैं तो बहुत इमोशनल हुई थी, मैं तो तो रोने वाली जा हो गई। मैं तो फिर जाऊँगा, जल्दी जाने वाला हूँ भारत इंशाल्लाह, और घूम के आऊँगा। मैं जब भी जाता हूँ, हरमंदिर साहिब जाता हूँ, हम्म। मेरी एक जगह है अपनी, मैंने अब जगह मार्क कर दी, इंदौर जाऊँगा, न्यू दिल्ली जाऊँगा, दोस्तों से मिलूँगा। मेरे तो कई अंकल्स हैं, कई इस तरह के, न्यू दिल्ली में भी जाऊँगा मैं तो, एंड आई मिस देम, मैं कई दफ़ा सिर्फ मेरे वो एक अंकल है इंदौर में, भाटिया साहब है, सरदार है मेरे अंकल, मैं अपने बाप की जगह उनको समझता हूँ। मैं सिर्फ कई दफ़ा मैसेज छोड़ता हूँ, मैं कहता हूँ अंकल जी आई मिस यू, बस इतना सा मैसेज छोड़ता हूँ। इसी तरह का प्यार का मैसेज वो भी कहते हैं, वो मेरे बेटा कहते हैं, लेकिन आई मिस इट। इंदौर इज सेकंड होम, क्योंकि मेरा भाई जो है जसदीप, वो इंदौर से है, वहाँ का डेली कॉलेज से पढ़ा हुआ है, बिल्कुल डुप्लीकेट कॉपी है एचईएसएन कॉलेज की। तो मैं जब भी जाता हूँ तो जसदीप के दोस्त हैं सारे, वहाँ इंदौर में मेरे लिए डिनर करेंगे, और सारे हैं, सरदार भी हैं, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, जो जसदीप के साथ पढ़ते थे। तो वो इतना प्यार देते हैं, आप सोच नहीं सकते। मैं काले मैसेज भी करते रहते हैं। अब मैं हैरान हूँ 12 रबीउल अव्वल पे मुझे इतने मैसेज आए हैं भारत से, आप सोच नहीं सकते। एक और बात आपको मैंने बताई, मेरे लास्ट नेम जो है आरजू, वो एक बिहार के अंदर एक तहसील है, उसका नाम तारड़ है मेरा लास्ट, और उस एरिया के अंदर तारड़ है। तो मैं हमेशा, वो मुझे ना अंकल मामू, कोई मामू कहेगा, कोई चचा कहेगा, मुझे अंकल कहते हैं। लास्ट नेम उनके तारड़ है, लेकिन उनमें मेजॉरिटी जो है दे आर हिंदूज। तो मैंने अगले दिन उनको मैसेज किया, मैंने उनको साथ वो आर्टिकल भेजा वॉशिंगटन पोस्ट का, जो बिगेस्ट मंदिर इन न्यू जर्सी। तो मैंने उनको कहा कि आप जब भी आओगे अमेरिका मुझे विजिट करने, हम इकट्ठे जाके इस मंदिर को विजिट करके आएंगे। सारे बड़े खुश हुए। तो मुझे अक्सर वो कहते हैं कि आप आओ वहां पे हमारे, जहां आपका सारा वो, मेरा अल्टीमेटली आई मस्ट हैव सम काइंड ऑफ सिमिलर डीएनए विद देम, और वो मुझे बड़ा प्यार करते हैं। मैं और मेरा दिल, मेरी बड़ी ख्वाहिश है, इस दफा मैं सोच रहा था कि मैं जाऊंगा भारत, तो मैं वहां बिहार में भी जाऊंगा, राजस्थान जाऊंगा खासकर। और मैं इतना सारा दिन, जिस तरह मैंने बताया कि आरजू में आधा दिन, अगर देखा जाए तो दिन का आधा दिन मैं भारत में होता हूँ, आधा दिन पाकिस्तान, और रात को फिर अमेरिका चला जाता हूँ। तो मेरा सारा दिन, मेरा सफर 3 ममालिक के दरमियान रहता है, एंड आई लव देम डियरली। मेरे 3 मुल्कों से बहुत प्यार है। और मैं बताऊं सर आपको, मैं जहाँ लाहौर में रुकी थी, वो होटल जो था, वहां पे लाइव म्यूजिक भी होता था रात को डिनर के टाइम पे। तो मैंने वो जो गाना गा रहा था जो सिंगर, मैंने उससे कहा कि वो फरमाइशी गाने भी गा देते हैं, तो मैंने उनसे कहा आपने कहना है कि टू माई ऑल फ्रेंड्स फ्रॉम इंडिया। तो इस तरह की बात आपने उनको कहनी है। तो वो कहते हैं कि हाँ ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जी ये सॉन्ग जो है डेडिकेट किया है आरजू काज़मी ने अपने सारे अच्छा इंडियन फ्रेंड यहाँ बोलना था, उन्होंने बोला ही नहीं। ठीक है, बस ये बोल के, तो मैंने उनको 2 से 3 बार कहा कि प्लीज आपने कहना है कि मेरे जो इंडियन फ्रेंड्स हैं उनके लिए है, लेकिन वो पता नहीं इंडिया बोल ही नहीं रहा था। अच्छा, मैंने उसको पैसे भी दिए, उसने पैसे भी लेके रख लिए, उसके बाद भी गाना उसने गाया, लेकिन मजाल है जो उसने इंडिया का नाम लिया। तो इतना खौफ हमारे यहाँ फैला रखा है इन्होंने। बस नहीं, वो दर हकीकत एक तो खौफ है। खैर चीजें कुछ बेहतर हुई हैं करतारपुर की वजह से, लोग अब आ रहे हैं, जा रहे हैं, काफी वहां आते जाते हैं। लेकिन मेरे साथ भी इस तरह हुआ था एक दफा कि मैं और जसदीप और मेरे साथ एक फैमिली थी, भारत से आए थे सरदार, तो हम बैठे थे इस्लामाबाद। उस वक्त इस्लामाबाद होटल के अंदर रूफ टॉप के ऊपर बारबेक्यू होता था, तो हम शाम को वहां बैठे, वहां भी सिंगिंग थे। हम अंदर जाते गए तो उसने खुद ही खैर शुरू कर दिया था। उसने पहला गाना ही गाया, घर आया परदेसी, घर आया मेरा परदेसी। तो वो सारे हम बड़े खुश हुए वहां। अच्छा, मैंने लेकिन उससे ये मैंने शोले का गाना फरमाइश किया था, ये दोस्ती अब नहीं छोड़। तो मैंने कहा वो जो गाना उसने गा दिया, लेकिन इंडिया बोल के नहीं दिया उसने। मेरा इरादा था मैं ट्विटर पे लगाऊंगी, फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा जो उसने नाम ही नहीं लिया तो क्या आपने फायदा। खड़े होकर काम देना था। मेरे मैं डेडिकेट कर रही हूँ, मैं तो कर देता हूँ, मैं तो हर इसमें नहीं शर्माता। वो मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी ना, कोई और था नहीं, मैं रिकॉर्डिंग कर रही आज थी। तो मेरे जब शादी की मैंने अपने लड़के की, बच्चे की, तो तकरीबन 50 थे सरदार, 50-60 थे सरदार, जो आपने देखे ही, आप भी थी जी। वहां। मैं एक, मेरे लिए बहुत एक टची था कि सरीना होटल से जब हम निकल रहे थे सारे सरदारों को, मैं जब एयरपोर्ट छोड़ने जा रहा था, तो वो आप सोच नहीं सकते कि स्टाफ में से कुछ लोग रोना शुरू कर, सरदार जी आपसे, आप इतने दिन यहाँ रहे हैं, इतना प्यार और इतनी मोहब्बतें दे के जा रहे हैं, आप सरप्राइज, वो रोना शुरू हो गए थे। और सारा स्टाफ नीचे लाइन बना के खड़ा हुआ था जाके, जब वो
दो थी वैगनें थी बड़ी-बड़ी जिसमें हम छोड़ने जा रहे थे, और सरदार मेरे जो भाई थे इंडियन, वो भी कई बड़े टची हो गए थे। लेकिन इस मैं बताता हूँ पीपल टू पीपल, मैं तो आरज़ू फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करता हूँ जब भी भारत जाता हूँ। मैं भारत जब जाता हूँ इस तरह लगता है जिस तरह बंदा अपने ननिहाल आया होता है। मैं इतनी खुशी से हर जगह जाके मैं पाकिस्तानी लोग गले मिलते हैं, प्यार करते हैं। अनबिलीवेबल फीलिंग्स। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सर लास्ट में अगर हम भारत की बात करें और कैनेडियन गवर्नमेंट ने कहा है कि प्राइवेट में बात करना चाहते हैं, हाँ, क्या कहेंगे? नहीं उनके आरज़ू कनाडा के गुब्बारे से हवा निकल चुकी है। उसकी वजह ये है कि जब उसके बाद एक तो उनका वो स्कैंडल आया था 78 इयर्स यूगोस्लावियन जिसको बुला के उन्होंने कहा था, उसके बाद उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई थी। उसके बाद जिस तरीके से भारत ने उनको आगे से रीबट किया, कल की जो खबर ये थी कि उन्होंने काफी डिप्लोमेट्स को कहा कि यहाँ से ले जाएं वापस। और दूसरा, ट्रूडो साहब तो खैर जब उन्होंने ये एलिगेशन लगाई थी दूसरे तीसरे दिन ही उन्होंने कह दिया था कि हमारा मकसद जो था वो भारत को प्रोवोक करना नहीं था। फिर उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट में उन्होंने कहा था कि भारत 5वीं बड़ी इकॉनमी है, और दूसरा उनका जियो इस वक्त इकोनॉमिक्स और खासकर इंडो पैसिफिक के हवाले से उन्होंने कहा था जो उनकी सिग्निफिकेंस है, ताइवान के हवाले से पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त भारत पे हैं। तो कनाडा जो था वो अब बैकफुट पे है, और जस्टिन ट्रूडो मेरा ख्याल है हिज पॉलिटिकल कैरियर इज ओवर। तो मैं समझता हूँ कि ये ब्लफ ब्लंडर, और इसमें भारत इज विक्टोरियस, और उसमें देयर इज नो मैच टू इंडिया राइट नाउ इन डिप्लोमेसी। मैं समझता हूँ कि मोदी साहब has a very strong team. डॉक्टर जयशंकर, अगर आप उनका पोर्टफोलियो स्टडी करें, इट्स एन अमेजिंग। बिल्कुल ऐसे ही है सर। लेकिन सर देखते हैं कि आगे किस तरह से लेकर चलते हैं कनाडा और भारत की बात भी, और साथ ही साथ जो अफगानिस्तान टेंशन यहाँ बनी हुई है वो फिलहाल बढ़ती हुई दिखाई दे रही है कि उसको कहाँ पे रोकते हैं। इसलिए कि आज भी चमन बॉर्डर के ऊपर जो है फायरिंग हुई है और 2 लोगों की जानें गई हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सर।